हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित जो कि विभिन्न PCS एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और जनरल के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जनरल में जैसे कि BA SSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बिहार दरोगा एवं यूपी में भी जो SI का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी, क्योंकि कहीं भी अगर सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि मोर और लेस क्वेश्चन वही होते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में सेक्शन वाइज भी जो कर रहे हैं या फिर फुल लेंथ भी अदर स्टेट का जैसे बिहार का कर रहे हैं या फिर यूपी का भी करेंगे, तो जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस या फिर इंडियन इकोनॉमी, तो इन सारे सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन होता है ये अदर स्टेट में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, तो स्टैटिक पार्ट का जो क्वेश्चन होता है सारे जगह पे हर एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते रहते हैं और जो PCS या IAS में पूछ दिए जाते हैं वो फिर जनरल कंपटीशन इन सब में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं भी मतलब कि जहाँ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन, राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, राजभाषा से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 क में ऐसा है। ठीक है, अनुच्छेद 350 क में सी आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 क में। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे से पता चलेगा। संविधान के अनुच्छेद 350 क में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में? तो 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में गठित हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, तो 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में। 7 जून 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BG खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया। 1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, 1957 में एक समिति, ये संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन था, 92वां, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन जो था 2003 में किया गया था। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में 2003 में 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। इसको ध्यान रखेंगे। BDMS, B से बोडो, D से डोंगरी,
एम से मैथिली और एस से संथाली। तो इसमें देखिए सिंधी नहीं संथाली जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो संथाली देखिए संथाली डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? तो संथाली जोड़ी गई थी। ठीक है। और फिर पहले 18 भाषाएं थी तो 4 और जोड़ी गई तो 22 भाषाएं हो गई। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए भारतीय एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे अच्छा पता चलेगा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। संविधान जब लागू हुआ था उस समय केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को तथा 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार अभी तक 22 भाषाओं को संविधान में अनुच्छेद 244 के तहत मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 22 भाषाओं को संविधान में 8वीं अनुसूची में, ठीक है, अनुच्छेद 344 के तहत मान्यता प्राप्त है। यथा कौन कौन सी भाषा है? 22 भाषाएं, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। देखिए BDMS मतलब BDMS, ये चारों भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई, तब 22 भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कई बार पूछ दिए जाते हैं सिंपल से सिंपल क्वेश्चन और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो किस में जोड़ी गई थी? तो संविधान का 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है, उर्दू है, नेपाली है और कोंकणी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो सिंधी को संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। गुजराती है, कश्मीरी है, डोगरी है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो कौन सी जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो अब कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। ठीक है,
92वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, उसके बाद मतलब इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया तो 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, इसके पहले 18 भाषाएं थी और जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अभी 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में संविधान में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो किस में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 345 में है। ठीक है, अनुच्छेद 345 में सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसमें किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक का राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकेगा, जबकि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग तथा समितियों का गठन तथा अनुच्छेद 346 में 2 राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का प्रयोजन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो उत्तराखंड ने प्रदान किया था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था तो उत्तराखंड ने, डी आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य ने जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। इसके कुछ दिनों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृत नगरी भी घोषित किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है? तो कैसे हो सकता है? भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है तो कम से कम 2/3 बहुमत से। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है तो बी आंसर हो जाएगा, कम से कम 2/3 बहुमत से। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, बी आंसर हो जाएगा। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 343 का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 एवं कुल सदस्य संख्या के सामान्य बहुमत से किया जा सकता है। तथापि 1963 के आधिकारिक भाषा अधिनियम 1967 में यथा संशोधित के तहत अंग्रेजी के आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग को समाप्त करने के लिए गैर हिंदी भाषी राज्यों में से प्रत्येक राज्य द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? तो कौन सी? संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? तो इनमें से बंगाली हो जाएगा। देखिए एक मिनट, 2001 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लोगों द्वारा भारत में वर्ष 1991 के आंकड़ों में सर्वाधिक लोगों द्वारा भारत में बंगाली बोली जाती है, जबकि दूसरे क्रम में तेलुगु बोली जाती है। अभी 2011 के आंकड़ों के अनुसार
हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत में। संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो अभी हिंदी है, ठीक है, उसके बाद बंगाली आता है, और इनमें पूछा जाए तो बंगाली हो जाएगा, ठीक है। इन भाषाओं में ऑप्शन वाले के अनुसार अगर बंगाली होगा। देखिए 2001 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लोगों द्वारा भारत वर्ष में 1991 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लोगों द्वारा भारत में बंगाली बोली जाती है, जबकि दूसरे तेलुगु। 2011 के आंकड़ों के अनुसार याद रखेंगे हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में, ठीक है, उसके बाद बंगाली है। देखिए निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही क्रम है? तो इनमें से बंगाली हो जाएगा, उसके बाद मराठी। देखिए क्रम देख लीजिए 2011 के अनुसार, याद रखिए अब, ठीक है। 2011 के अनुसार हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद बंगाली 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं, और बंगाली कितना 8.03% बंगाली बोलते हैं, और मराठी 6.86% मराठी, और फिर तेलुगु 6.7% और तमिल बोलते हैं 5.7% लोग, ठीक है। हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल, यही क्रम है, सबसे बड़ा से छोटा की ओर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु और फिर तमिल। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हिंदी भाषी 43.63% है। 43.63% लोग 2011 की जनगणना के अनुसार लोग बोलते हैं, ठीक है, भारत में 43.63% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में निम्न भाषाओं में से किस एक को सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं? तो विश्व में निम्न भाषाओं में से किस एक को सर्वाधिक बोलने वाली हैं? तो इनमें हो जाएगा बंगाली, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाला भाषाई कौन है? तो मंदारिन है, फिर अंग्रेजी है, फिर स्पेनिश है, फिर हिंदी, अरबी, फ्रेंच, तो इनमें हो जाएगा बंगाली, ठीक है, इन ऑप्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो वे है ब्राहुई, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो ब्राहुई है, ये आंसर हो जाएगा। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है, जो बलूचिस्तान की भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु, ठीक है, गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु, उपर्युक्त में से किनको सरकार ने श्रेणी क्लासिकीय भाषा या भाषाएं घोषित की है? तो इनमें से क्लासिकीय भाषाएं कौन सी हैं? तो कन्नड़ और तेलुगु जो है, कन्नड़ और तेलुगु शास्त्रीय भाषा है, इनमें से दूसरा और तीसरा, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कतिपय भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। अब तक तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु तथा कन्नड़ को 2008 में तथा मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। इसी क्रम में अब ओडिया छठी ऐसी भाषा बन गई है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान की थी, ठीक है। ये 6 भाषाएं थी 2014 तक, और फिर और
5 और जोड़ दी गई हैं, 6 और 5, अब कुल टोटल 11 शास्त्रीय भाषा हो गई है भारत में। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी जोड़ा गया है, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में। तो अब कुल टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, ध्यान रखेंगे इसको। पहले से कि कौन कौन सी थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया थी। ये 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त था और 5 और जोड़ दिया गया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो कुल टोटल 11 शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पंचायती राज व सामुदायिक विकास से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। पंचायती राज और सामुदायिक विकास से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है। तो ये सही है। पहला, भारत के संविधान के भाग 9A में नगरपालिकाओं से संबद्ध उपबंध है तथा 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगरपालिकाएं हो सकती हैं, नगरपालिका परिषद और नगर निगम। तो ये दूसरा गलत है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो सही कथन पूछ रहा था तो ए आंसर हो जाएगा। पहला सही है। क्या है ऑप्शन? भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है। तो पहला सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे से पता चलेगा। कथन 1 सत्य है, जबकि भारतीय संविधान के भाग 9A में नगरपालिकाओं से संबद्ध उपबंध है। यह कथन तो सत्य है, पर अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम की नगरपालिकाएं होती हैं। यहाँ 2 प्रकार का बोल रहा था और 243A में बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो नगरपालिकाओं का है वो 243Q में है। अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम की नगरपालिकाएं होती हैं। तो कथन 2 गलत हो गया था, ठीक है, इसलिए ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है पंचायत का चुनाव कराने हेतु। बी आंसर हो जाएगा। देखिए, पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को है। ध्यान रखेंगे, पंचायती राज विषय है, किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है, राज्य की सूची का, ठीक है। काफी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज विषय है किसका? तो राज्य सूची का विषय है। सी आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं तो प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। बी आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 243 अंग के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है तथा इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक हैं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो विघटन के 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं, ठीक है। तो विघटन के 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो संविधान का 74वां संविधान संशोधन, ये तो नगरपालिका से संबंधित है, तो बी आंसर हो जाएगा, यही संबंधित नहीं है पंचायतों से। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है, तो बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायतों का चुनाव संपादित करता है, ये सही है। ए
सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, तो ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, तो डी भी सही है। बी गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 73वां है पंचायत से संबंधित, न कि 74वां। 74वां तो नगर पालिका से संबंधित है। देखिए, संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों से नहीं वरन नगर पालिका से संबंधित है। अन्य तीनों कथन पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं कौन सा? पंचायत, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करते हैं, ठीक है, संबंधित राज्य का राज्यपाल, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल, सी आंसर होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य का राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा और पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव थे। उसी समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे, सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। ये जो पंचायत से संबंधी जो था 73वां, वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल 1991 से 96 के मध्य था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः पंचायतों और नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन किसी भी पीसीएस में भी या फिर कहीं भी जनरल में भी जहां सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे दोस्तों, ठीक है। या तो बिहार दरोगा या फिर यूपी का ऐसा भी होता है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट एक ही होता है, ठीक है। स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आप अगर समझ बेहतर हो जाता है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए घबराने का आवश्यकता नहीं है, ठीक से करते चलिए। सारे स्टैटिक पोर्शन सारे सब्जेक्ट को सेक्शन वाइज भी और फुल लेंथ भी कराया जा रहा, तो उसको भी करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 1993 में, ठीक है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1993 में लागू हो गया था, ठीक है। 1993 में लागू हो गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो ये सही है, परिवर्तन आया है। और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, तो ये गलत है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से ऐसा नहीं था। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में
महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो आया है, बिल्कुल ये सही हो गया कथन, लेकिन कारण गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्थल पर महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है। भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिला आरक्षण की मांग महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन से नहीं हुई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, ठीक है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका सकती है? तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? तो क्या भूमिका और शक्ति है देखते हैं। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, तो ये पहला सही है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, तो पहला सही। और ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, तो ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, तो दूसरा भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये खनिज के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है, तो तीसरा गलत है, ठीक है। 1 और 2 सही है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 सही है। देखिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वन उपजों पर स्वामित्व प्रदान करने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों माइनर मिनरल्स के लिए खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों माइनर मिनरल्स के लिए खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। माइनर मिनरल्स के लिए आवश्यक है अनुमति, लेकिन अन्य खनिजों के लिए नहीं, ध्यान रखेंगे इसको। ये क्या है? पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार मतलब पेशा 1996 में जो लाया गया था, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, ठीक है, मतलब कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समावेश क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वनोपजों पर स्वामित्व प्रदान करने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज एक व्यवस्था है किस प्रकार की? तो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, सही है। जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, तो ये भी सही है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो ये भी सही है।
पद सोपानिक संरचना की नहीं। तो चौथा गलत हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, सही है। जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, दूसरा भी सही। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो तीसरा भी सही। 1, 2 और 3 सही है, सी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा है। यह एक प्रकार से त्रिस्तरीय जैविकीय संबंधों की अभिशासन संरचना है। ठीक है, यह एक प्रकार से त्रिस्तरीय जैविकीय संबंधों की अभिशासन संरचना है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग हैं। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, सी आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। ग्राम सभा में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? सही उत्तर को चुनना है। 4 कथन दिए गए हैं। विकास में जनभागीदारी, सही है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो विकास में जनभागीदारी, सही है। राजनीतिक जवाबदेही, तो ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ये तीसरा भी सही है। और वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, तो ऐसा नहीं है इसमें पंचायती राज व्यवस्था वाले। पहला और तीसरा सही हो जाएगा। विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पहला और तीसरा सही, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 सही। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय जनता की विकास में जन भागीदारी, मतलब स्थानीय जनता की विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है जनता की विकास में जन भागीदारी हो और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना, ये पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 है, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है, बी आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में परामर्श देता है, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई है। तो भारतीय संविधान की 73वें संशोधन के द्वारा संगठित किया गया था। ठीक है,
पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। ध्यान रखेंगे इसको। डी आंसर हो जाएगा। देखिए 73वें भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज का संगठन किया गया था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है, तथापि 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो वो है अनुच्छेद 43। ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, ए आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक कार्यक्रम है। ठीक है, अब तो मनरेगा को समाप्त कर दिया गया है दिसंबर 2025 में ही। अब मनरेगा को समाप्त करके और इसके स्थान पे BVG राम जी स्कीम ला दिया गया है। ठीक है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लाया गया है। ठीक है, दिसंबर 2025 में मनरेगा को समाप्त कर दिया गया और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस तरह के एक स्कीम ला दिया गया है। और इसमें तो जो मनरेगा था इसमें 100 दिन का काम मिलता था ना, अब इसमें 125 दिन का, मतलब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में काम, मतलब अकुशल, इसमें भी अकुशल रोजगार ही दिया जाता है। ठीक है, मनरेगा में भी अकुशल रोजगार ही दिया जाता था, 100 दिन का गारंटी, और इसमें 125 दिनों का VVG राम जी जो स्कीम लाया गया है नया दिसंबर 2025 में मनरेगा को समाप्त करके VVG राम जी, ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मनरेगा को समाप्त करके कौन सा स्कीम लाया गया। तो ये गारंटी स्कीम है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ऐसे करके लाया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, VVG राम जी स्कीम मनरेगा के स्थान पर ही। ठीक है, दिसंबर 2025 में ही समाप्त करके। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये पूछ रहा है। तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला स्तर में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इनमें से सभी हैं। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें ये सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, तो सही है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, तो ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी सही है, डी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए,
पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, पंचायती राज का प्रमुख ये प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सके एवं लागू कर सकें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है? तो इनमें से सही नहीं है 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तो नहीं, ये प्रभावी हुआ था कब से? तो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। ध्यान रखेंगे, ये पंचायती 73वां जो संविधान संशोधन लाया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। तो बी गलत हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन देखते हैं, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। तो सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। तो यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। तो ये भी सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बताता है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो बी गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है तथा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जो जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना मानी जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान हैं जो पंचायतों के महत्व को बढ़ाते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। ठीक है, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ये सबसे उपयुक्त है। डी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, डी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह मुख्य उपकरण है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन द्वारा ये पंचायत से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की सहयोग की जरूरत पड़ती है। ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के
पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, ये चारों सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी एवं सामुदायिक विकास, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, जो भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हों, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो का अपनी तैयारी में बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। दोस्तों, ये सारे जो भी स्टैटिक पार्ट बना रहा हूँ तो ये सारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पीसीएस और आईएएस में जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं वही फिर मतलब कि पीसीएस में पूछे भी जाते रहते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं, और आसपास से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं किसी भी एग्जाम्स में। ठीक है, जहाँ से भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ठीक ढंग से करते चलिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।